हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 का अध्याय 1 का जल और जंगल के बारे में पढ़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। आज हम लोग का ये पहला सीरीज है कक्षा 7 का और अध्याय 1 है। तो आज हम लोग पहला जो है इसमें जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आज पहला है जल। जल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थानों पर जल की कमी महसूस की है? ज़रूर किए होंगे आप लोग। आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति हमको जल को कम यूज़ करने या संरक्षण करने को क्यों कहता है? क्योंकि जल तो हमारे पास अपर्याप्त है। फिर भी ऐसा क्यों करने के लिए कहा जाता है? तो आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सरकार भी टीवी और अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि जल को कैसे संरक्षण किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग को जागरूक किया जाए कि जल को संरक्षण करना है। इसी का मेन मकसद होता है जल दिवस मनाना। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार यानी एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसमें पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जाते हैं, कभी सोचा है आपने? तो आइए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि जल को संरक्षण क्यों किया जाता है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, जैसे राजस्थान। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के समय में समान रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। अभी हम लोग को जैसे बिहार में रह रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि जल अत्यधिक है, लेकिन और सब स्टेट में आप जाके देखिए जल की बहुत कमी है। जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान हो गया, यहाँ पर जल की बहुत कमी है। तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ की लोगों से जाके पता करना होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या करते हैं? विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि हम जल को किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं और उसका उपयोग कम से कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहाने वक्त हम 4 बाल्टी पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? पानी की बर्बादी है और आगे चल के हमको पानी का जो है कमी महसूस करना होगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, पानी का कम से कम यूज कीजिए। उसके बाद हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गया आदि जैसे अन्य प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए करवाए जाते हैं। ऐसा क्यों करवाए जाते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगना, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में समान रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल सामना कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ऐसा समय आएगा जिससे कि जल की काफ़ी कमी हो जाएगी और पानी और जो मानव होगा वो जल के लिए तरस जाएगा। इसीलिए अभी से हम लोग को इसमें सचेत होना होगा और जागरूक होना होगा और पानी का कम से कम उपयोग करना होगा। तो आगे इसमें एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया हुआ है जो कि हम लोग के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है? मृदु जल। मृदु जल ऐसे जल को कहा जाता है
जिसमें खनिज लवण नहीं के बराबर होता है, ठीक है, यानी नहीं होता है, उस जल को हम लोग मृदु जल कहते हैं। मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से पृथ्वी पर कितना % जल है उनको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला इसमें लिया गया है मध्यम आकार की बाल्टी। ये एक बाल्टी लिया गया है, ठीक है, जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो। ये बाल्टी का साइज है जिसमें कि 20 लीटर जल आता है। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम लोग एक कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये बाल्टी में जितना जल है वो सभी जल पृथ्वी पर जितना जल है उसको दर्शाता है। यानी कि पृथ्वी पर 100% जल है तो ये बाल्टी में भी 100% जल, यानी दोनों जल बराबर, यानी पृथ्वी के जल को कौन दर्शा रहा है? ये बाल्टी का जल। उसके बाद एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच ले, एक छोटा सा चम्मच लेना है जिसमें कि 5 ml जल अटता हो और 100 चम्मच जल, यानी कि 500, 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 चम्मच हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा, सॉरी, 100 को 5 ml से गुना करेंगे तो 500 ml जल हो जाएगा। जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए, यानी कि 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसी किसी छोटे पात्र में डालना है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये बाल्टी में जितना जल था उसमें से हम क्या किए, 5 ml वाले चम्मच से 100 चम्मच जल निकाल लिए। वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? मृदु जल को, यानी मृदु जल कितना है तो इसमें से हम 100 चम्मच निकाले तो उतना के बराबर हमारा मृदु जल है, यानी कि 500 ml किसको दर्शा रहा है? मृदु जल को दर्शा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं अंत में अंत में गिलास से 1/4, यानी कि चम्मच का आधा से भी छोटा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि चम्मच का आधा से भी कम पानी, यानी कि 1/4 चम्मच से जल निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें जितना तो चम्मच में आपको जल दिख रहा है पूरा विश्व में उतना % ही जल झीलों और नदियों में मृदु जल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आगे है मग से, यानी कि ये मग में जो पानी डाला गया था उसमें से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में निकालिए, यानी कि 30, 5 ml वाला है तो 30 पंचे कितना हो गया? 150 ml जल एक कांच के गिलास में निकालिए। यह भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। भौम जल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्वेल के माध्यम से या चापाकल के माध्यम से निकालते हैं, उसी को भौम जल कहा जाता है। तो 30 चम्मच जो हम चम्मच कांच के किसी गिलास में निकाले हैं वो किसको दर्शाता है? वो भौम जल को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट भी दिया गया है, पाई चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये पूरा जो गोला है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा खारा पानी है, यानी कि समुद्र में पाया जाने वाला पानी है। और ये जो छोटा सा रूप देख रहे हैं, इतना तो जो गैप है, इसी में दोनों जल पाया जाता है, एक मृदु जल एक भौम जल, ठीक है। अब देखिए, यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें से मृदु जल मात्र 1 मग पानी होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ प्रैक्टिकल करके बताया गया है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खड़ा पानी है, यानी कि जितना भी पानी बचा है वो सब क्या है? खारा पानी है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, वो हमारे उपयोग का नहीं होता है। खारा पानी में लवणता की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसमें कि आदमी को भी अगर फेंक दिया जाए तो उसमें आदमी डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों को इंग्लिश में ग्लेशियर बोला जाता है, ध्रुवीय बर्फ़ों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ़ के रूप में होता है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि मृदु जल अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? हिमनद यानी ग्लेशियर में, बर्फ़ों में और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्रा 0.006% है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 100% में से कितना % जल हम लोग उपयोग करने के लायक है? 0.006।
क्या इस डाटा से या इस डेटा से आप बता सकते हैं कि जल को संरक्षित करना अति आवश्यक है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए और हम इसको नोटबुक में समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको छोटा सा हम कॉपी में एक बना के दिखाएं हैं जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर पहला है जल का वितरण। ठीक है, जल का वितरण में मान के चलिए पृथ्वी पर जितना जल है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 100%। ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है वो कितना है, 100% है। इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, एक को 3% माने हैं और एक को 97%। इधर जो 97% जल है वो खारा पानी है जो कि महासागरों में पाया जाता है। 97% जल महासागरों में ही पाया जाता है। बाकी 3% जो जल है इसमें से देखिए 3% में से क्या क्या है, बर्फ़ के रूप में 0.2% जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। भौम जल यानी भूमि के अंदर यानी ज़मीन के अंदर जल जो होता है वो कितना होता है, 0.68%, जो कि काफ़ी कम है। फिर है अलवण जल। अलवण जल मतलब जो कि झीलों और तालाबों में पाया जाता है वो अलवण जल है। ये कितना है, 0.009%। उसके बाद नमकीन झीलें जैसे कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील हो गया, ये सब झील में 0.009% जल है। फिर वायुमंडल में जैसे कि वाष्पीकृत वाष्प के रूप में जो पानी पाया जाता है ऊपर में, उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। इसमें है 0.0019% जो कि वायुमंडल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद नदियों में 0.0001%। तो इस डेटा से आप लोग यह तो अनुमान अवश्य लगा लिए होंगे कि हमारा जो यूज का पानी है 3% में भी जो यूज का है वो है 0.001%। तो इसीलिए यहाँ पर किताब में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सरकार योजना बना के हम लोगों को जल संरक्षण के बारे में कहते हैं, या जल दिवस के रूप में या कोई भी प्रैक्टिकल के रूप में बताया जाता है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए। तो ये टोटल को अगर मिलाएंगे, इधर ये वाला भी और ये वाला भी दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर परिवार वालों व समुदाय के लोगों में भी बांट सकते हैं। आप ये जानकारी आप अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं कि पानी की बहुत कमी है, हमको इसको संरक्षण करना चाहिए। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो जल की उपलब्धता होती है वो एक जल चक्र के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिख सकते हैं अगर याद है तो। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन के लिए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? तो चलिए हम लोग जल चक्र की प्रक्रिया को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम के सही शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर संख्या दिया गया है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 संख्या दिया गया है और 6 में जो यहाँ देखिएगा इस 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 नंबर दिया गया है। इसमें जो नाम लिखा गया है ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, यानी अस्त व्यस्त तरीका से लिखा गया। आपको इसको सीधा करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अपना नोटबुक में देखते हैं। तो यहाँ पर है संघनन की प्रक्रिया, यानी वर्षा जो होता है वो किस प्रक्रिया से होता है। तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि वर्षा जो होता है वो संघनन के कारण होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि संघनन किस प्रकार से होता है? तो आज हम लोग छोटा सा ये छोटा सा प्रयोग के माध्यम से हम संघनन को जानते हैं कि संघनन किस प्रकार होता है। तो गाइज, आप लोग को पहले से ही पता होगा कि 132 मीटर ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी 132 मीटर अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बादल बना हुआ है,
बादल से क्या होगी, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो कहाँ आएगी, स्थल पे आएगी, यहाँ जहाँ स्थल बना हुआ है यहाँ पे। और स्थल पे बहुत सारा स्थलीय रूप होता है, जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया। तो ये जो वर्षा हुई इसका पानी नदी में आ गया, ठीक है। नदी में आने के बाद यहाँ से सनलाइट कहाँ पड़ता है, नदी पे पड़ता है। अगर सनलाइट नदी पे पड़ेगा तो ये जल गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म होने के बाद ये वाष्प के रूप में फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि वाष्प क्या होती है, हल्का होती है, हल्की होती है और गर्म होती है। गर्म हवा हो या वाष्प हो, वो हमेशा ऊपर ही उठती है, तो ठीक है। ऊपर उठने के बाद ये ऊपर जाते जाते प्रत्येक, आप पहले से पता है कि आपको 132 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाती है। तो ये वाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगी तापमान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक ऐसा बिंदु आता होगा, मान के चलिए यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आगे जाने के बाद ये क्या होगा, घटेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये एक ऐसा स्थान पाएगा जहाँ पर के तापमान क्या हो जाएगा, जीरो या फिर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आने के बाद ये वाष्प क्या हो जाएगा, ये वाष्प क्या हो जाएगा, बर्फ़ के रूप में बदल जाएगा। यानी माइनस में जाएगा तो पानी, कुछ भी कोई भी चीज़ को अगर हम माइनस में डालेंगे, माइनस में का टेम्परेचर में देंगे तो वो बर्फ़ का रूप बन जाएगा। और बर्फ़ बनेगा तो बर्फ़ बनने के बाद उसमें वेट आ जाएगा, यानी वज़न आ जाएगा। और वज़न आने के बाद वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरना स्टार्ट होगा। और फिर ये जैसे ही नीचे आएगा तो तापमान बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा एक जगह आएगा जहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये फिर पहुँचेगा, और ये बर्फ़ क्या बन जाएगा, पानी। और पानी बन के वर्षा के रूप में हो और ये 15 डिग्री से नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा और वर्षा होने लगेगी। तो ये पूरा जो है संघनन की प्रक्रिया है। अब आगे जो बुक में लिखा हुआ था उल्टा या अस्त व्यस्त तरीका से, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बुक में पहला नंबर में लिखा हुआ था भौम जल, क्या लिखा हुआ था, भौम जल, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में है वाष्प, तीसरा नंबर में है संघनन, चौथा नंबर में है बादल, पांचवा नंबर में है वाष्पोत्सर्जन, और छठा नंबर में है वर्षा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये छोटा सा प्रयोग के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम लोग ने नोटबुक में समझा है वही प्रोसेस यहाँ भी किया गया है। एक नंबर पे ये पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद ये नदी में आया, नदी में आने के बाद ये सनलाइट इस पर पड़ा, और सनलाइट पड़ने के बाद ये वाष्प बना, वाष्प बनने के बाद ये ऊपर आके संघनित हुआ। 3 नंबर में क्या है, संघनन है, तो संघनन हुआ यहाँ पे। और संघनन होने के बाद ये क्या हुआ, बादल बना, और बादल बनने के बाद वाष्पोत्सर्जन यानी नीचे आया। 4 नंबर में क्या है, बादल, और 5 नंबर में है वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और 6 नंबर में क्या है, वर्षा हो रहा है। तो वही प्रयोग को यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए, आप लोग तो पहले से समझ चुके हैं, तो आप लोग आगे बढ़िए। आगे है, आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इनकी तीनों अवस्थाओं, जैसे ठोस, जैसे कि हम लोग अभी देखें, पहले बर्फ बना, ठोस बना, और फिर द्रव बना, पानी बना, और फिर गैस बना। यानी कि संघनन जो होता है वो 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। यानी पानी जो है पृथ्वी पर 3 रूप में पाया जाता है। कौन कौन रूप, तो याद रखना आप लोग को, ठोस, द्रव और गैस। यानी वायुमंडल में जो वाष्प के रूप में होता है वो गैस हो गया, गैस कहलाएगा। और द्रव यानी पानी जो है वो तो द्रव अवस्था में है ही, यानी कि बर्फ है तो वो ठोस अवस्था में। ठीक है, बर्फ या हिम, हिम को हम लोग बर्फ ही कहते हैं, के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, यानी कि ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे क्या है, ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ है आर्कटिक, यहाँ है अंटार्कटिक। यहाँ पे जो बर्फ के रूप में होता है उसी को पृथ्वी के ध्रुवों में यहाँ दिया गया अवस्था में, ध्रुवों में बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों में पाया जाता है, ग्लेशियरों में पाया जाता है, जो ठोस के रूप में होता है। ठोस रूप में कहाँ कहाँ होता है, हिम में होता है, और ध्रुवों में होता है, बर्फ से ढके पर्वतों पे होता है, और हिम नदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में जो जल पाया जाता है वो महासागरों में, झीलों में, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में भी द्रव अवस्था में मिलता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि जल की तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस अवस्था के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि जल की जो मात्रा है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। वो ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, लेकिन हम लोग जो उपयोग करते हैं उससे तो पानी की कमी हो रही है। यानी कि जल तो उतना ही है, उसी का हम लोग रिसाइकलिंग करके जल आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की मात्रा में कमी आ रही है। क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली? क्या आपको यहाँ से संतुष्टि मिली? तो आगे चलिए हम लोग क्रियाकलाप को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। जलापूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइन बिछाई जाती है। जैसे कि हर घर नल जल योजना, आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव, आपके शहर में पाइप के द्वारा जल पाइप के द्वारा जल सप्लाई होता है। तो जल को आसपास के किसी झील या नदी, तालाब अथवा कुआं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे छोटे शहरों एवं गांवों में स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है, परंतु अब अधिकांश जगहों पर क्या है? अब अधिकांश जगहों पर नल जल योजना, जैसे कि हम क्या बताएं अभी, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत शुद्ध जल की व्यवस्था कराई जा रही है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूर पर होती है। वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। जैसे कि राजस्थान में हम बताए थे कि वहाँ पर एक कुआं, एक तालाब होता है, कुआं होता है, जहाँ से सभी आदमी, यहाँ के आस पड़ोस का आदमी, सब गांव, एक गांव या दो गांव मिलकर वहाँ पे पानी लाने जाता है। तो उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि आप लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए कैसे कपार पे पानी लेके या सिर पे पानी लेके आता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। तो भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से अधिकतर जनसंख्या किस पे निर्भर होता है? कुआं से जल प्राप्त करता है, नलकूप से करता है, हैंडपंप यानी चापाकल से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हैंडपंप को जल कहाँ से आता है, नलकूप में जल कहाँ से आता है, कुआं में जल कहाँ से आता है? तो इसका सबका आंसर एक ही होगा, भौम जल। क्या होगा? भौम जल। क्योंकि भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसको पाइप द्वारा हम लोग ऊपर निकालते हैं, तो उसी को भौम जल कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं भूमिगत जल एवं महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। क्या आपने कभी चापाकल या चापानल अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते हुए देखा है? गांव सब में ना किसान वगैरह जो होता है, किसान सब क्या करता है, अपना खेत में बोरिंग को गलवाता है। बोरिंग जो होता है वो एक मोटा पाइप को ज़मीन के अंदर गलाया जाता है। क्या आपने कहीं हौज मतलब बड़ा सा सुरंग टाइप में, यानी कि हौज जिसको टैंक आदि कहते हैं, के लिए गड्ढा बनाते देखा होगा? आपने देखा होगा। आप ध्यान दीजिए कि ये गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूप अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? यानी कि सभी जो नलकूप होता है सबका गहराई, यानी कि सबका गहराई एक समान नहीं होता है। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती है। इसका एक ही कारण है कि जल हर जगह समान नहीं पाया जाता है, अंतर होता है जल, भौम जल में। तो कुछ स्थानों पर यह गहराई कम हो तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। क्या कारण है? कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है सॉरी गाइस, चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह जल स्तर
पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से कई मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस सतह से नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। आम भाषा में पृथ्वी के अंदर के जल को भौमजल कहते हैं। भौमजल का स्रोत क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ चल जाता है? आइए हम लोग जानते हैं इनके क्रियाकलाप में कुछ खास नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग क्रियाकलाप को नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक हो तो आप पढ़ सकते हैं सामने में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भौमजल, जलभर तथा भौमजल स्तर। भौमजल, जलभर तथा भौमजल स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला भौमजल हो गया, दूसरा जलभर हो गया और तीसरा भौमजल स्तर। ये तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब है वर्षा जल। नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों पर दरारों को भर देता है। यानी कि वर्षा जब होता है तो वो जल क्या होता है, यानी वर्षा का जल क्या होता है, मिट्टी के अंदर रिसकर यानी नीचे चला जाता है। ठीक है, दरारों को भर देता है, यानी नीचे में जो गैप होता है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टान पाया जाता है उनके अंदर जो गैप होता है वो गैप को भौमजल क्या करता है, भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। भूमि के जल का जल भूमि मतलब वर्षा के जल जो भूमि के अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किया जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। यानी कि ये जल जो अंदर जाता है उनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, एक चापाकल के माध्यम से हो या कुआं के माध्यम से हो या नलकूप के माध्यम से हो, ये जल हमारा सुरक्षित रहता है भौमजल। भौमजल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल सिंचित हो जाता है। भंडारों को जल भर कहते हैं, यानी कि जहाँ पर ये जल जमा होता है उसे जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप लोग चित्र से देख सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, बीच में चट्टानी वाला एरिया है जिसमें गैप रहता है और यहाँ पे ऊपर से पानी आने के बाद जमा हो जाता है। तो ये देखिए, एक पाइप के द्वारा इस पानी को निकाला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौमजल कहते हैं। और इसके नीचे जो जाता है जहाँ पर जल स्टोर होता है उसे जलभर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भौमजल स्तर का गिरना। कभी कभी भौमजल स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है, यानी कि जो पानी हमको 20 फीट पे मिलता है वो ही आगे चल के 50 फीट 60 फीट पे जाके मिलता है। तो वो क्यों होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? यानी कि जितना पानी हम की आपूर्ति हो रही है उतना का ही उपयोग हम लोग करते हैं, क्या उससे ज़्यादा करते हैं? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौमजल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा जल का रिसना है। यानी भौमजल को हम एक ही तरह से पूर्ति कर सकते हैं, वो जब वर्षा होता है तो वो जल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौमजल स्तर में गिरावट आ जाती है। यानी कि अगर वर्षा कम हो रही है और हम लोग चापाकल से पानी तो उपयोग डेली करते हैं, तो वो क्या होता है, पानी का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है, जिससे भौमजल में गिरावट आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, कृषि हो गया, वन रोपण हो गया आदि भी भौमजल स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। अब जनसंख्या, जो आदमी का पहले एक मान के चलिए एक छोटा सा परिवार था जिसमें 2 लीटर पानी का उपयोग होता था, अब बड़ा परिवार हो गया, जाए जनसंख्या बढ़ गया तो उसमें 10 लीटर का उपयोग होने लगा। औद्योगिकीकरण यानी कहीं पर फैक्ट्री लग रहा है तो वहाँ भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। कृषि हो गया, पटवन में, वन रोपण में आदि में भौमजल को प्रभावित करने वाला कारक होता है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौमजल के स्तर को प्रभावित करता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे कि कभी ज्वालामुखी फटना, इससे भी भौमजल को प्रभावित होती है।